हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स who have already joined this live class, please confirm quickly your audio video is okay. सो चैट बॉक्स के अंदर कंफर्म कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। फ्रेंड, आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इन कंटिन्यूएशन है चैप्टर नंबर 22 मॉड्यूल सी के ऊपर। ये हमारा फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ट्रेजरी का एक चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये बेस बिल्डिंग क्लास है हमारी, जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इससे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की वो बेटर बन जाती है और फिर हम देर तक उसको भूलते नहीं और क्विकली उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे लास्ट सेशन में हमने कैश रिजर्व रेशियो उसका डिस्कशन किया था और इस लेसन में हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR इसको लेकर के क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। In addition to CRR, banks are to maintain in India assets value of which shall not be less than such percentage not exceeding 40% of total of its demand and time liabilities in India as on last Friday of the second preceding fortnight as Reserve Bank of India may specify from time to time. These provisions are as per section 24 Banking Regulation Act. अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या हैं इस डेफिनेशन के अंदर। सो फर्स्ट, SLR के जो लीगल प्रोविजंस हैं वो हैं सेक्शन 24 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। दिस इज फर्स्ट थिंग विच हमें रिमेंबर करनी है। सेकेंडली, जो SLR है इट इज इन एडिशन टू CRR, यानी बैंकों को CRR भी मेंटेन करना होगा और SLR भी मेंटेन करना होगा, वो भी इंडिया के अंदर। जो SLR है सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, दैट इज नॉट कैश, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एसेट। एसेट भी कौन से? जो लिक्विड एसेट्स होंगे जिनकी वैल्यू कितनी होगी, इनकी वैल्यू 40% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी से ज़्यादा नहीं होगी इन इंडिया। सो इंडिया में जो टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज़ हैं उनके 40% से ज़्यादा ये नहीं हो सकती और इसको मेंटेन करना है एज ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। और ये 40% मैक्सिमम रेट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी रेट को स्पेसिफाई कर सकता है, इट कैन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? वन इज SLR in addition to CRR. Secondly, it is not to be maintained in cash, it is to be maintained in liquid assets. ज़्यादा से ज़्यादा 40%, कम से कम कितनी होगी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड कर सकता है। और SLR से रिलेटेड प्रोविजंस दे आर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नो SLR के एसेट्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम एसेट में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। ये एसेट्स कौन कौन से हैं, किनको हम कहते हैं SLR एसेट्स? एवरी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग RRB, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। So they will maintain in India SLR assets, value which shall not be at the close of business on any day be less than rate prescribed by Reserve Bank of India of their total net demand time liabilities in India as on last Friday of the second preceding fortnight in accordance with the method of valuation specified by Reserve Bank of India. So SLR के जो एसेट हैं किन बैंकों को मेंटेन करने होंगे?
इसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं जिसमें आरआरबी भी शामिल हैं, लोकल एरिया बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक्स हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं। तो ये सारे के सारे ही SLR एसेट्स को मेंटेन करेंगे इन इंडिया, और ये उस परसेंट से कम नहीं होंगे NDTL के, जो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब करेगा। तो करंट रेट ये कितना है, ऑलवेज आपको एक बात में माइंड में रखनी है, क्योंकि ये करंट रेट चेंज होता रहता है। इसीलिए आपने RBI की वेबसाइट ओपन करें पेपर से पहले और इस रेट को एक बार जरूर चेक कर लें, और इनकी जो वैल्यू रहेगी उसके लिए वैल्यूएशन का मेथड क्या रहेगा। इनकी वैल्यूएशन का मेथड रहेगा विच इज स्पेसिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब हम बात करते हैं SLR के एसेट्स का फॉर्म क्या है। सो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ SLR एसेट्स। SLR के एसेट्स पहले हम बात करते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों के लिए, इंक्लूडिंग RRB, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यानी पेमेंट बैंक्स। तो यानी इसमें हमने जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको अलग कर दिया, वो ग्रुप B में आ जाएगा। तो ग्रुप A में हमारे ये बैंक आ गए। तो इनको कौन से एसेट मेंटेन करने हैं, सो दे विल मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश। सो इन बैंकों की ब्रांचेस में या इनके पास जो भी कैश पड़ा है वो कैश SLR में आ जाएगा। तो जो कैश डिपॉजिट करवाया जाता है विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन CRR अकाउंट, वो CRR का पार्ट है। लेकिन अदर देन दैट कोई भी कैश इनके पास है, कोई भी बैंक बैलेंसेस हैं, तो वो सारे के सारे आ जाएंगे SLR का पार्ट। तो इसके साथ हम ये भी नोट कर लेते हैं कि बैंक बैलेंस, अगर इन बैंकों के बैंक अकाउंट हैं तो उन अकाउंट्स के अंदर बैलेंसेस हैं तो वो भी SLR में इंक्लूड हो जाएंगे। देन गोल्ड भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन गोल्ड का डेफिनेशन इस पर्पस के लिए जो लेना है वो सेक्शन 5G बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो लिखा गया है उसी डेफिनेशन को लेना, उसी को गोल्ड को इंक्लूड करना है। और गोल्ड की जो वैल्यूएशन है, सो गोल्ड की वैल्यूएशन इट विल नॉट बी मोर देन द करंट मार्केट प्राइस। तो गोल्ड को मैक्सिमम करंट मार्केट प्राइस के ऊपर इंक्लूड करना है बेस करके। देन अनएनकम्बर्ड इन्वेस्टमेंट्स, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया गया है बैंकों के द्वारा। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, इनको हम कहते हैं SLR सिक्योरिटीज। इनमें है नंबर 1 डेटेड सिक्योरिटीज। ये डेटेड सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज हैं। दीज आर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर मार्केट बोरिंग प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मार्केट बोरिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स के अंदर गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज के थ्रू बोरो करती है। और ये डेटेड सिक्योरिटी बॉन्ड्स की फॉर्म में हो सकती हैं, ये डेटेड सिक्योरिटी लोन्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो 2 तरह के प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, एक नॉर्मल मार्केट बोरिंग प्रोग्राम है और एक मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, सो जैसा हमें पता है ट्रेजरी बिल्स it could be of 91 days duration, it could be of 182 days duration, it could be 364 days duration. इनके अलावा there is the cash management bills also. कैश मैनेजमेंट बिल ट्रेजरी बिल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है वो होता है 91 डेज से कम, सो लेस देन 91 डेज।
इन एडिशन स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर देयर मार्केट बोरिंग प्रोग्राम। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का मार्केट बोरिंग प्रोग्राम है, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के मार्केट बोरिंग प्रोग्राम्स होते हैं। उनमें स्टेट गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज इशू करती है उनको हम कहते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है उनको हम कहते हैं डेटेड सिक्योरिटीज, सेम टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। Then deposits and other unencumbered approved securities are required to be made with the Reserve Bank of India by foreign bank. So ये रिक्वायरमेंट जो डी की है ये फॉरेन बैंकों के लिए है स्पेसिफिकली। फॉरेन बैंकों को या तो डिपॉजिट रखना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास या अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो ये अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज कौन सी हैं? ये ऑलमोस्ट यही सिक्योरिटीज हैं 1 2 3 वाली। तो ये पर्टिकुलर डिस्पेंसेशन फॉरेन बैंकों के ऊपर एप्लीकेबल है। देन बैलेंस मेंटेन्ड बाय शेड्यूल्ड बैंक विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एक्सेस ऑफ बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अंडर CRR रूल्स। सो जितना बैलेंस CRR पर्पस के लिए बैंक मेंटेन करते हैं उस करंट अकाउंट के अंदर अगर उससे ज़्यादा है एक्चुअल बैलेंस, लेट अस से कि अगर CRR का बैलेंस 1000 करोड़ बैंक ने मेंटेन करना है किसी पर्टिकुलर फोर्टनाइट में, अगर बैंक इतना मेंटेन ना करके बैंक एक्चुअली मेंटेन कर रहा है लेट अस से 1040, तो ऊपर वाला जो 40 है सो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ SLR। सो अप टू 1000 इट विल बी पार्ट ऑफ CRR, above 1000 it will be part of SLR। तो आई होप यहाँ तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया all that you have been able to understand properly। और अगर ऐसा है तो थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो का कमेंट बॉक्स है तो वहाँ पे फीडबैक दे दें that you have been able to understand SLR properly। Which SLR securities shall not be treated as encumbered? कौन सी SLR सिक्योरिटीज हैं जिनको एनकम्बर्ड नहीं ट्रीट किया जाएगा, यानी वो अनएनकम्बर्ड मानी जाएंगी, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज ट्रीट नहीं किया जाएगा। सो वो कौन कौन सी SLR सिक्योरिटीज हैं? सिक्योरिटीज लॉज्ड विद अनदर इंस्टीट्यूशन फॉर एन एडवांस or any other credit arrangement to the extent to which such securities have not been drawn against or availed of। अगर एक बैंक ने किसी दूसरे बैंक के साथ सिक्योरिटी लॉज की हुई है एडवांस लेने के लिए या किसी प्रकार के क्रेडिट अरेंजमेंट के लिए, तो जितना अमाउंट उन्होंने अभी तक विड्रॉ नहीं किया है, जो अवेल ऑफ नहीं किया गया है, तो वो अमाउंट अनएनकम्बर्ड नहीं माना जाएगा। Let us take one example. So let us say there is bank A, there is bank B। बैंक A ने बैंक B से लोन लेने के लिए 100 करोड़ की सिक्योरिटीज लॉन्च की हुई है बैंक B के साथ। उसके अगेंस्ट जो अवेलमेंट है लोन का वो केवल 30 करोड़ का है। तो जो रिमेनिंग 70 करोड़ है उसको एनकम्बर्ड नहीं माना जाएगा, यानी वो फ्री ऑफ चार्ज माना जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से उतना ही अमाउंट एनकम्बर्ड में आएगा जो अमाउंट एक्चुअली वो लोन अवेल हो चुका है। सिक्योरिटीज ऑफर्ड एज कोलेटरल टू RBI फॉर अवेलिंग लिक्विडिटी असिस्टेंस अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर किसी बैंक ने RBI से MSF अवेल करना है, फॉर दैट पर्पज the bank is required to offer collateral in the form of these securities up to permissible percentage of total NDTL in India, जो मैक्सिमम 2% होता है, carved out of required SLR portfolio of the bank concerned। यानी वो सिक्योरिटीज को एनकम्बर्ड नहीं ट्रीट किया जाएगा। सिक्योरिटीज ऑफर्ड एज कोलेटरल फॉर अवेलिंग लिक्विडिटी असिस्टेंस अंडर FALLCRR। सो
फैसिलिटी टू अवेल लिक्विडिटी फॉर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो अगर कोई बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अंडर दिस प्रोग्राम लोन लेता है, फंड्स लेता है और उसके लिए वो सिक्योरिटी ऑफर करता है एज कोलेटरल, तो उसको भी एनकम्बर्ड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अनएनकम्बर्ड। तो ये 3 तरह की ऐसी सिक्योरिटीज हैं जिनको अनएनकम्बर्ड माना जाएगा। अब हम बात करते हैं प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये हमारा ग्रुप बी है। तो कैश के अलावा गोल्ड वैल्यूड एट प्राइस नॉट एक्सीडिंग करंट मार्केट प्राइस, देन अनएनकम्बर्ड इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो इट इज द सेम सिस्टम ऑलमोस्ट जो ग्रुप ए के लिए था। तो जैसे ग्रुप ए में कैश था, गोल्ड था, अनएनकम्बर्ड इन्वेस्टमेंट थी इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, तो वही सिस्टम ऑलमोस्ट इन बैंकों के लिए एप्लीकेबल है। रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अब जितनी भी ये इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगी इनका रिकॉर्ड का पोजीशन क्या रहेगा, इनको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑल बैंक्स विल मेंटेन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओनली इन SGL अकाउंट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो जितने भी बैंक हैं वो इनका रिकॉर्ड कहाँ पे मेंटेन करेंगे, एक सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट होता है उसके अंदर इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और SGL अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है। तो ये SGL अकाउंट हो सकता है। सेकेंडली इट कुड बी CSGL अकाउंट ऑल्सो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट। तो ये अकाउंट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों का है, प्राइमरी डीलर्स का है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों का है, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है और ये डीमैट फॉर्म में अकाउंट होता है विद डिपॉजिटरीज लाइक NSDL या CDSL। तो ये इनके पास रहता है। तो ये रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, डीमैट फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, या तो SGL अकाउंट के अंदर या CSGL अकाउंट के अंदर। अब NDTL को कंप्यूट करने का, कैलकुलेट करने का प्रोसीजर क्या रहता है। इसको कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है SLR के लिए, सो इट इज द सेम प्रोसीजर जो हम CRR के लिए फॉलो करते हैं। सो पिछले लेसन्स के अंदर हमने नोट किया था कि CRR के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। उसमें हम NDTL जब कैलकुलेट करते हैं तो कुछ उसमें एलिजिबल डिमांड टाइम लायबिलिटीज होती हैं, कुछ उसके अंदर एक्सक्लूड होने वाली होती हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, कुछ उसमें एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की होती हैं। तो हम इनको अलग कर लेते हैं और फिर टोटल लायबिलिटीज में हम इनको माइनस कर देते हैं एंड देन वी गेट एलिजिबल NDTL। तो जो पैटर्न हम CRR में फॉलो करते हैं, जो मेथड हम CRR में फॉलो करते हैं, सेम मेथड हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं जो हमने CRR के लिए कैलकुलेट कर लिया है उसी प्रकार से हम वो कैलकुलेशन यहाँ पे अडॉप्ट भी कर सकते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड इंटरबैंक टर्म डिपॉजिट्स, टर्म बोरिंग लायबिलिटीज ऑफ ऑल मैच्योरिटीज इन लायबिलिटीज टू द बैंकिंग सिस्टम। जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनके ऊपर रिक्वायरमेंट क्या है, अगर उनकी इंटरबैंक टर्म डिपॉजिट हैं या उनकी इंटरबैंक टर्म बोरिंग है, लायबिलिटीज हैं, किसी भी मैच्योरिटीज क्यों हो, तो उसको क्लासीफाई कहाँ पे करना है, तो उसको इंक्लूड करना है लायबिलिटीज टू द बैंकिंग सिस्टम के अंदर। बैंक्स शैल इंक्लूड देयर इंटरबैंक एसेट्स ऑफ टर्म डिपॉजिट्स
and term lending of all maturity in assets with banking system. सो जो बैंकों का इंटर बैंक एसेट की फॉर्म में है, टर्म डिपॉजिट उन्होंने रखे हुए हैं या टर्म लैंडिंग की हुई है, किसी भी मैच्योरिटीज के हों, वो एसेट विद बैंकिंग सिस्टम होंगे। तो अगर उन्होंने बोरो किया हुआ है, अगर उनकी इंटर बैंक टर्म डिपॉजिट्स हैं, उनकी बोरिंग है लाइबिलिटीज की फॉर्म में, तो वो लाइबिलिटी टू द बैंकिंग सिस्टम में आ जाएंगी। और अगर उनके एसेट्स हैं तो एसेट विद द बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड होंगे। तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज को, तो यहाँ पे ये पार्ट क्लासिफिकेशन को रिलेट करता था। अब क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ SLR एलिजिबल सिक्योरिटीज। सो जितनी भी SLR एलिजिबल सिक्योरिटीज होंगी उनका क्लासिफिकेशन क्या रहेगा या उनका वैल्यूएशन क्या रहेगा। फ्रेंड, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं, प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बाय बैंक्स। तो वो रूल्स इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो उनकी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, कई प्रकार के उनकी क्लासिफिकेशंस हैं, तो सारे के सारे वो रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल बन जाएंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को डिस्कस करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। इफ लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम? नो। जो लाइव क्लास आप ज्वाइन किए हुए एट दिस मोमेंट, दिस इज नॉट एनफ टू पास द एग्जाम, क्योंकि इसमें हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। लेकिन ये क्लास बहुत यूजफुल है फॉर इम्प्रूविंग योर स्कोर। आपका जो स्कोर है, आपके जो मार्क्स आते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये क्लास बहुत यूजफुल है। और पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करना चाहिए। और फुल सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आप IIBA बुक्स को यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ इश्यूज आपके सामने आ रहे हों। वो इश्यूज कौन कौन से हैं? नंबर 1, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। उन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है। आप उसे बार बार करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर करते हैं। एज ए रिज़ल्ट आपका लॉट ऑफ टाइम जो है कंज्यूम हो जाता है, और टाइम ऑलरेडी आपके पास शॉर्टेज है। और इसमें जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं एट एंड ऑफ एवरी चैप्टर, वो बहुत थोड़े हैं, जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। और केस स्टडीज़ तो ऑलमोस्ट आपको ना के बराबर मिलेंगी। और केस स्टडीज़ CIB के एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। यानी इन किताबों में ये लिमिटेशंस होने के कारण आप पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। एज ए रिज़ल्ट आपके जो मार्क्स रह जाते हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे रह जाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? फ्रेंड, इसका सॉल्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ आवर बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। हमारे जो वीडियो लेसन्स हैं वो भी बहुत लो प्राइस के ऊपर, जिसमें हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया होता क्वालिटी में किसी भी तरह से। इन वीडियो लेसन से जो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं वो बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन किए जाते हैं, जिससे आप इनको आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिससे आपकी ये दोनों प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवा देते हैं। हमारा जो केस स्टडीज़ का पैकेज है उसमें आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाती हैं विद सॉल्यूशंस, तो आपकी इसकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। एज ए रिज़ल्ट आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाता है और साथ में आपका अच्छा प्रेपरेशन भी बन जाता है। तो दैट मीन आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स लेने की पॉसिबिलिटी हैं वो काफ़ी इम्प्रूव कर जाती है बाय यूजिंग दीज कोर्सेज। अब ये कोर्सेज अवेलेबल कहाँ पे हैं? तो ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट में। हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज में जाइए और वहाँ पे जो भी कोर्स आपको चाहिए उसको यूज़ करें। ऑल्टरनेटिवली आप हमारी ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस पर्पज़। फ्रेंड्स, आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो
इसे लाइक कर दें। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके लाइक करने की, और अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो उसको डिसलाइक कर दें। आपका लाइक करना मीन्स यू आर सजेस्टिंग टू यूट्यूब कि वो और स्टूडेंट्स को इस लेसन को दिखाए, और यूट्यूब अपने लेवल के ऊपर ये कोशिश भी करता है। तो इसको पर्सनली आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियोस को आप मिस करते हैं इन द फॉर्म कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ। उससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहेंगे और आप हमारी किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। तो क्विकली, जो अगर सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो भी बेल आइकन के साथ। अब हम SLR की रिटर्न्स और CRR की रिटर्न्स इसको डिस्कस करेंंगे। CRR हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था, लेकिन उसकी जो रिटर्न्स थी वो हमने डिस्कस नहीं थी की। तो अभी हम CRR और SLR दोनों की रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं CRR की रिटर्न्स की। CRR की जो रिटर्न्स हैं ये फोर्टनाइटली रिटर्न्स हैं। पहला तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, और उसके लिए हम फॉर्म A यूज करते हैं, फॉर्म B यूज करते हैं, और फॉर्म 1 यूज करते हैं। डिफरेंट सेट ऑफ बैंक्स इन फॉर्म्स को यूज करता है। कुछ बैंक फॉर्म A को यूज करते हैं, कुछ बैंक फॉर्म B को यूज करते हैं, कुछ सिचुएशन में फॉर्म 1 को यूज करना होता है। अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 ऑफ RBI एक्ट, every scheduled commercial bank including RRB, scheduled state cooperative bank, small finance bank, payment bank, local area bank will submit to Reserve Bank of India a provisional return in form A and form B as the case may be at close of the business on each alternative Friday। तो क्योंकि फोर्टनाइटली रिटर्न है तो उसमें जो कट ऑफ डे रखा है वो है फ्राइडे, और फ्राइडे भी ऑल्टरनेटिव फ्राइडे। कितने पीरियड में? विद इन 7 डेज। कब से? फ्रॉम क्लोज ऑफ दैट फोर्टनाइट, जिस फोर्टनाइट को ये स्टेटमेंट रिलेट करती है। अब हमारे पास इसमें एग्जाम के लिए काम की बात क्या रह गई? काम की बात ये रहेगी, एक तो फॉर्म A यूज होगा या फॉर्म B होगा। दूसरे, ये रिक्वायरमेंट है सेक्शन 42 सब सेक्शन 2 की, और ये रिटर्न सभी बैंकों ने भेजना है, और ये प्रोविजनल रिटर्न है। दिस मीन देयर इज 2 टाइप ऑफ रिटर्न्स, एक है प्रोविजनल रिटर्न और एक है फाइनल रिटर्न। ये रिटर्न भेजनी है ऑल्टरनेट फ्राइडे को। कितने पीरियड में? विद इन 7 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ दैट फ्राइडे। तो ये सारे के सारे इसमें आपके क्वेश्चन वाले पॉइंट एग्जाम के लिए बन जाते हैं। अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 ऑफ RBI एक्ट, एवरी शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। तो वो ये रिटर्न को सबमिट करेंगे फॉर्म B के अंदर। फॉर्म B ये ग्रुप यूज करेगा, और वही ऑल्टरनेटिव फ्राइडे को, और वही 7 डेज। तो इट मीन जो फॉर्म B यूज करना है, किन बैंकों ने यूज करना है? तो वो यूज करना है इस बैंक ग्रुप ने। वेयर सच रिपोर्टिंग फ्राइडे इज ए पब्लिक हॉलीडे, अगर ये फ्राइडे पब्लिक हॉलीडे आ जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मुताबिक, तो या 1 और मोर ऑफिसेस ऑफ द बैंक उस दिन वो क्लोज्ड हैं, तो रिटर्न जो सबमिट की जाएगी प्रीसीडिंग वर्किंग डे की फिगर के बेसिस के ऊपर सबमिट की जाएगी। लेट अस से अगर ये फ्राइडे को हॉलीडे है, एक पर्टिकुलर फ्राइडे है, लेट अस से 12 अप्रैल को, अगर ये फ्राइडे है 12 अप्रैल का और इस दिन हॉलीडे है,
तो जो डेटा 11 अप्रैल का है, जिन जिन ब्रांचेस के यहाँ छुट्टी थी, तो उन ब्रांचेस के लिए ये डेटा 11 अप्रैल का ले लिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट विल बी सबमिटेड। तो आई होप सबमिशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप टाइप कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। तो कमेंट बॉक्स में भी हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर देंगे एंड हम सूटेबली उसको आंसर कर देंगे। तो इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो अब इस सेशन को मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।